जब एक ही सेक्स वाले दो लोगों के बीच में शादी होगी, मतलब कि लड़का लड़का लड़की लड़की, तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन पति है और कौन पत्नी? क्योंकि हमारे समाज में तो अधिकार भी उसी प्रकार से दिए जाते हैं, सिर्फ समाज के नहीं बल्कि कानूनी अधिकार। दरअसल इस समय की जो एक बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता देने की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, जिसके के ऊपर फैसला सुरक्षित रखा गया था, संविधान पीठ ने इसके ऊपर अपना फैसला आज सुना दी। इस पीठ के 5 में से 4 जजों ने बारी बारी से अपना फैसला सुनाया। सबसे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में समलैंगिकों को शादी का अधिकार देने की बात पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने समलैंगिकों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने को लेकर निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट बेंच के चारों जजों के फैसले का एक अगर हम शॉर्ट फॉर्मेट में देखें तो आप समझिए, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, इसलिए समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने के लिए भी वही विचार होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि जरूरी हुआ तो संसद इस बारे में एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट के इस दलील के प्रति सहमति दिखाई गई। अब सिर्फ समलैंगिक ही अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं, इसके ऊपर भी बात करी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो 10 बड़ी बातें हैं, जरा आप वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो कि भारतीय संविधान में शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई। इसलिए यदि कोई समलैंगिक जोड़ा अपने रिश्ते को किसी भी प्रकार से प्रकट करने चाहता है तो उसके लिए स्वतंत्र। बच्चा गोद लेने की अगर बात करें तो अधिकार को लेकर सीजीआई और जस्टिस भट्ट के बीच काफी मतांतर दिखा। सीजीआई इसके पक्ष में थे, जबकि जस्टिस भट्ट ने इसका विरोध। जस्टिस भट्ट ने इसकी वजह को पढ़ने से तक मना कर दी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से महिलाओं पर इसके दुष्प्रभाव पड़ने की बात रेखांकित करी गई। जस्टिस भट्ट ने कहा कि अभी घरेलू हिंसा और दहेज से जुड़े कानूनों में महिला के रूप में पत्नी को काफी अधिकार जो खतरे में पड़ सकते हैं, मतलब कि फिर बाद में कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। समलैंगिकों के साथ किसी भी मुद्दे के भेदभाव की बात को दूर करने के मुद्दे पर सभी जस्टिस एकमत, और सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले में 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू कर देगी। सवाल यह है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गे राइट्स विशेषकर अधिकार, शादी के अधिकारों को लेकर विरोध क्यों कर रही? अगर विरोध कर रही थी तो उनके तर्क क्या थे, और उन तर्कों के आधार पर यदि समाज के पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाए तो किस उथल पुथल की आशंका जताई गई? देखिए, पति और पत्नी के अलग अलग राइट्स होते हैं। अब ऐसे में यदि सेम सेक्स की शादी होती है तो पता कैसे चलेगा कि कौन पति और कौन पत्नी? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे थे जो निश्चित तौर पर समाज में बड़े पैमाने पर समस्या का कारण बन सकते हैं। दरअसल सेम सेक्स मैरिज में ये समझना कठिन होगा कि कौन पति है और कौन पत्नी। इसलिए बहुत से ऐसे कानून जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उन पर एक्शन कैसे होगा ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। जैसे सेम सेक्स मैरिज के बाद अगर तलाक की नौबत आती है तो कानून कैसे काम करे? विशेष वर्ग में तलाक का कानून भी सभी लोगों के लिए एक बन सकता है। ट्रांस मैरिज में पत्नी कौन होगी? गे मैरिज में कौन पत्नी होगी? इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा? अभी जो कानून प्रचलन में है उसमें पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन समलैंगिक शादियों में आखिर इसका क्या होगा? कैसे निर्धारित होगा कौन पति है और कौन पत्नी? महिलाओं के अधिकारों की चर्चा करते हुए मेहता कहते रहे कि दहेज हत्या या घरेलू हिंसा के मामले में जटिल हो जाएंगे। अगर कानून में पति और पत्नी की जगह सिर्फ स्पाउस या पर्सन कर दिए जाए तो महिलाओं को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार न करने के प्रावधान कैसे लागू होंगे? कैसे आप पता कर पाएंगे इन चीजों? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा उठाते हुए कहा, उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को मौलिक अधिकार बताए जाने को बेहद जटिल बताया। मेहता ने कहा था कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता के दावे को मौलिक अधिकार समझकर अगर सही माना जाए तो भविष्य में और बहुत से नैसर्गिक अधिकारों की डिमांड शुरू हो जाएगी। समाज में नजदीकी वर्जित संबंध जैसे कि नियम परंपराएं मानव समाज की ही बनाई हुई। मेहता कहते हैं कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन और पसंद के अधिकार के दावे शुरू हो सकते हैं। दरअसल पसंद के अधिकार और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के मामले को याचिकाकर्ता ने उठाया और सेम सेक्स में इसी आधार पर शादी की मान्यता की गुहार लगाई। मेहता का कहना था कि इसी आधार पर आने वाले समय में वो वर्जित संबंधों में रिलेशनशिप के मामलों को पसंद का मामला बताया जाएगा और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मामला बताकर राइट की मांग भी करी जाएगी, मतलब मामला और उलझता जाए। देश में समाज सुधार का इतिहास बहुत पुराना है। सती प्रथा और विधवा प्रथा के लिए बंगाल में जबरदस्त अभियान चला। बाल विवाह की उम्र बढ़ाने की बात हो या कोई बड़े सामाजिक बदलाव लाने वाले हर कदम पर बड़े पैमाने पर समाज में बहस हुई। विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे पर बंगाल में काफी बवाल हुआ। महिलाओं की शादी की उम्र घटाने और एज ऑफ कंसेंट बिल को लेकर बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले अलग अलग खेमों में बट गए। बंगाल में राधाकांत देव और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और महात्मा गांधी चाहते थे कि विदेशी शासक भारत की जनता के प्रतिनिधि नहीं और हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कानून बनाने का उन्हें कोई अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। इसका कहना था कि बुद्ध, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक और ज्योतिबा फुले जैसे महान समाज सुधारकों ने अपने संदेश समाज सुधार का आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता एक लेख में लिखते हैं कि समलैंगिकों की शादी को कानूनी दर्जा देने के बारे में देश में सार्वजनिक बहस कराने के लिए कोई खास कोशिश होती नहीं थी। उनका कहना है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी भले ही इस पर चर्चा कर रही हो, लेकिन प्रस्तावित बदलावों से जिस तरह का बड़ा असर पड़ने वाला है उसे देखते हुए कोई बड़ी सामाजिक बहस होनी चाहिए। गुप्ता कहते हैं कि जो भी चर्चा है वो दिल्ली की कानूनी बिरादरी के एक छोटे से तबके में और इंग्लिश मीडिया में दिख रही है। भारत लोकतांत्रिक संविधान से चलता है। ऐसे में ये मानना कि इंडियन स्टेट सेम सेक्स मैरिज और जैसे विषयों पर फैसला करने लायक नहीं है, ये एक मजाक के समान है। इसके अलावा हमारे समाज में कई सारे मनचले लोग भी हैं जो कि इस तरह के कानूनों का गलत फायदा उठाएंगे। समाज में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है
जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ समय बाद बदल जाया करता है। तमाम राजा महाराजाओं मुगल शासकों का इतिहास बताता है कि इन्होंने शादी भी की, उनसे बच्चे भी हुए, इनके संबंध सेम सेक्स वालों से भी रहे। बॉलीवुड हो या भारतीय राजनीति, बिजनेस वर्ल्ड हो या फैशन संसार, हर जगह इस तरह के किस्से आम है। 20 साल सफल वैवाहिक जीवन जीने के बाद अगर किसी को सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदलता है तो इसे क्या कहा जाएगा? सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदलने की घटनाएं बड़े लोगों में ही नहीं, छोटे कस्बों और गांव में भी देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दोनों तरह के संबंधों में, इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। तमाम ऐसी महिलाएं जिनके कई बच्चे होने के बावजूद वो सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं। कानून बनाने से पहले जनता को ये फैसला करने की सुविधा देनी होगी जिससे पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विपरीत लिंग के साथ आकर्षित है या सेम सेक्स के लिए। इस तरह का कानूनी अधिकार मिलने से निश्चित रूप से अर्बन एलीट को ही फायदा मिलने वाला है और कुछ भी नहीं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।